नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज के हमारे इस वीडियो में प्रकरण 7 साझेदारी का विसर्जन। तो हम पिछले दो वीडियो में, दो पार्ट में हमने अभ्यास किया, जिसके अंदर हमने थियरी और छोटे प्रश्न जो हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ऐसे हमने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। और अब कुछ जो गणना महत्वपूर्ण है और बड़े प्रश्न किस तरह से हल किए जाते हैं, तो उनको भी हम सीखते हैं इसके अंदर। तो इस वीडियो में हमने ऐसे सभी प्रश्नों को ले लिया है, जिसमें वसूली खाता, साझेदारों का पूंजी खाता और उसके बाद रोकड़ खाता इत्यादि खाते किस तरह से बनते हैं उसको समझना है। और इसमें आपको प्रश्न के अंदर छोटी बड़ी गणनाएं भी हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। वो भी आपको परीक्षा लक्ष्य हो सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है प्रश्न नंबर इसमें 7। नरेश और सेविल 2:3 में साझेदार हैं। 30/9/16 के दिन पेढ़ी का विसर्जन करने का निश्चित किया गया। इस तारीख को उनकी पूंजी 6 लाख और 4 लाख थी। पेढ़ी की कुल दायित्व है 6 लाख। अब देखिए यहाँ पर पूंजी है 6 लाख और 4 लाख दोनों की, यानी 10 लाख हो गया, और कुल दायित्व है 6 लाख। तो 6 लाख यहाँ पर दायित्व हो गया, तो पूंजी और दायित्व मिला के 16 लाख हो रहा है। आगे पेढ़ी में की बही में एकत्रित अवितरित लाभानि खाते की उधार बाकी, यानी हानि, जिसको हम पक्की तलपट के संपत्ति में दर्शाते हैं, वो है 1 लाख और रोकड़ शेष है 1 लाख। तो पेढ़ी की संपत्तियों के 50% प्राप्ति हुई, तो विसर्जन खर्च रुपया 1 लाख हुआ। तो यहाँ पर चौपड़े बंद करने के लिए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। सबसे पहले हम पक्की तलपट बना लेंगे इसमें। तो जो आर्थिक चिट्ठा बनेगा पक्की तलपट, उसके अंदर पूंजी दायित्व पक्ष में पूंजी और दायित्व लिख देंगे, और उसके बाद दूसरे पक्ष में जो है संपत्ति, लेना पक्ष में संपत्ति, जिसमें रोकड़ शिलक और लाभान खाते का उधार शेष ये लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम उसका निपटारा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे प्रारंभिक आर्थिक चिट्ठा। तो जैसे आपने देखा पूंजी, तो पूंजी में यहाँ पर दोनों की पूंजी 6 लाख और 4 लाख है। तो यहाँ पूंजी देखिए, नरेश में हम लिख देंगे यहाँ पर 6 लाख और सेविल में 4 लाख, और दोनों की पूंजी मिला के हुआ 10 लाख। ये 10 लाख पूंजी हो गया। उसके बाद दायित्व तो आपको देखो इसमें दिया हुआ है, दायित्व है 6 लाख। तो यहाँ 6 लाख का दायित्व हमने लिख दिया है। 6 लाख का दायित्व हो गया। टोटल करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 16 लाख। 16 लाख। उसके बाद संपत्ति में देखिए, तो संपत्ति में हमको लाभानि खाता दिया है, इसकी उधार शेष दिया है, जिसको बोलता है अवितरित हानि। तो वो रकम दी है 1 लाख। 1 लाख। और उसके बाद रोकड़ शेष आपको दिया है 1 लाख। रोकड़ शेष दिया है 1 लाख। तो अब संपत्तियों के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो फिर हम देख सकते हैं कि अगर पूंजी दायित्व का 16 लाख है, तो फिर संपत्ति लेना का भी योग कितना होगा, 16 लाख। तो इसका भी हम 16 लाख टोटल कर देंगे, और उसमें से रोकड़ शेष और लाभान खाते का जो शेष उसको निकाल देंगे। तो जो बचेगा वो संपत्तियां हो जाएंगी। तो वो कितना बचेगा यहाँ पर, यहाँ बचेगा 14 लाख। तो इसका मतलब कि फुटकर संपत्तियां हो गई 14 लाख। अब ये देखिए एक तरह से छोटी सी गणना है, पक्की तलपट किस तरह से आपने माध्यम पर से बना दिया। तो ये आपकी जो है आर्थिक चिट्ठा हो गया प्रारंभ का। अब हम बनाएंगे इसमें मुख्य खाते, पूंजी खाता और वसूली खाता और रोकड़ खाता, इस तरह से बनता है। तो देखिए सबसे पहले पूंजी खाता है। तो पूंजी खाता जैसे बनाते हैं, शेष आगे लाए, दोनों साझेदारों का शेष 6 लाख और 4 लाख। तो उसको यहाँ दर्शा दिए, नरेश में 6 लाख और सेविल में 4 लाख, दोनों का पूंजी का शेष आ गया। उसके बाद लाभानि खाता। अब यहाँ पर देखिए लाभानि खाता, ये हानि, इसको हम हानि कहेंगे, उधार शेष है। तो इसको हम साझेदारों में बांट देंगे। तो 40,000 और 60,000, क्योंकि यहाँ पर इनका अनुपात है 2:3, उसको बांट देंगे। तो 40,000 और 60,000, 40,000 और 60,000 इसको बांट दिए। इतना एंट्री हो गई इसके अंदर। अब पूंजी खाता बना करके बाकी एंट्री बाद में लेंगे। अब हम देखिए वसूली खाता बना रहे हैं। वसूली खाता का नियम आपको समझ में आना चाहिए। आगे हमने छोटे प्रश्नों में चर्चा किया कि वसूली खाते के उधार में संपत्तियां बंद की जाती हैं और
जमा में संपत्तियों की वसूली की जाती है, प्राप्ति की जाती है, और दायित्व के खाते जमा में बंद किए जाते हैं और उधार पक्ष में चुकाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर संपत्तियाँ हमने कितना निकाला है, 14 लाख। तो यहाँ संपत्तियाँ बताएंगे जो खाते बंद करेंगे उधार पक्ष में, तो फुटकर संपत्तियाँ यहाँ पर बंद हो जाएंगी 14 लाख। सबसे पहला काम है पक्की तलपट में से संपत्ति और दायित्व आपको वसूली खाता में दर्शाना है। तो संपत्ति हो गया। उसके बाद अब देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दायित्व, पक्की तलपट में दायित्व कितना है, 6 लाख। तो उसको हम बंद करेंगे वसूली खाते के जमा पक्ष में। तो वसूली खाते के जमा पक्ष में देना, तो यहाँ कितना रुपया बंद हो जाएगा देना के रूप में, 6 लाख। तो देखिए संपत्ति उधार किए और दायित्व जमा किए। उसके बाद अब इसका निपटारा करना है। तो इसका निपटारा करेंगे तो पहले हम दायित्व 6 लाख है तो उसका भुगतान करेंगे। तो प्रश्न के अंदर दायित्व के बारे में कोई सूचना नहीं है, तो जितना है उतना भुगतान कर देंगे। तो कितना भुगतान करेंगे, 6 लाख। ये 6 लाख भुगतान कर दिए, इसका पेमेंट हो गया। और उसके बाद प्राप्ति, अब रोकड़ प्राप्ति बताएंगे इसके अंदर। तो रोकड़ प्राप्ति के लिए आपको सूचना है, यहाँ देखिए क्या दिया रोकड़ प्राप्ति में, पीढ़ी की संपत्तियों के 50% मिले, यानी कि पूरी कीमत नहीं मिली, खाली आधी कीमत मिली। तो यहाँ पर देखिए तो संपत्तियाँ कितनी है यहाँ पर, 14 लाख। तो 14 लाख का 14 लाख पूरा नहीं मिला, तो 14 लाख का कितना मिला, 50% यानी आधा, यानी कि रोकड़ खाते कितना मिलेगा, आधा यानी 7 लाख। तो ये 7 लाख मिला, 50% बोलते हैं इसको, तो 7 लाख ये प्राप्ति बता दिए। और उसके बाद जो है इसमें एक आपको और माहिती दिया हुआ है कि पीढ़ी का विसर्जन खर्च 1 लाख हुआ। तो ये भुगतान हुआ। तो भुगतान क्या करोगे, उधार पक्ष में जैसे आपने ये देना का भुगतान किया उसी तरह से विसर्जन खर्च का भुगतान करेंगे, और भुगतान है 1 लाख। और वसूली खाते की सारी एंट्री कंप्लीट हो गई इसके अंदर। अब इसका टोटल करेंगे तो यहाँ पर 14 लाख, 6 20 लाख और 1 21 लाख, इसका टोटल हो रहा है 21 लाख। और इसको हम जमा पक्ष में लाएंगे 21 लाख। और उधार ज़्यादा है, उधार से ऐसा तो हानि होगी, और हानि होगी उसमें 6 लाख और 7 लाख यानी 13 लाख माइनस कर देंगे तो बचेगा 8 लाख। तो 8 लाख की हानि हुई, वसूली खाता बंद करने पर 8 लाख की हानि हुई। उस साझेदारों के अनुपात में 2:3 में इसको बांट देंगे। तो बांटेंगे तो 3,20,000 आएगा इसका, नरेश का 3,20,000, और सेविल का आएगा 4,80,000। ये बंटवारा कर दिया। अब हानि है तो पूंजी खाते के उधार में जाएगा, तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में दोनों की हानि दर्शा देंगे। और हानि यहाँ पर लिख देंगे 3,20,000। वसूली खाता से इसकी हानि लाए 3,20,000, लिखेंगे वसूली खाता 3,20,000 और इसका 4,80,000। फिर ये दर्शा करके अब पूंजी खाता बंद कर देंगे। तो पूंजी खाता यहाँ बंद करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर शेष नरेश का यहाँ 6 लाख हो रहा है देखिए, और यहाँ कितना हो रहा है 3,20,000 और 40,000, यानी उधार इसका जमा ज़्यादा है। तो जमा पक्ष में 6 लाख टोटल कर दिए, और वो 6 लाख यहाँ पर लाएंगे उधार पक्ष में, और अंतर उसमें से 3,60,000 निकल जाएगा तो 2,40,000 बचेगा, 2,40,000 ये रोकड़ खाते चला जाएगा, 2,40,000। और उसके बाद यहाँ पर सेविल का ये ज़्यादा है, इधर का 60,000 है और 4,80,000 ज़्यादा है, 5,40,000, 5,40,000। और इसको यहाँ जमा पक्ष में लाएंगे 5,40,000, और इसमें अंतर निकालेंगे, उसमें से 4 लाख माइनस करेंगे तो डिफरेंस बचेगा 1,40,000, 1,40,000 रोकड़ खाते। तो आपको ध्यान रखना है कि विसर्जन जब होगा तो पूंजी खाते में शेष आगे ले गए ऐसा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो पीढ़ी बंद हो गई। अब जो भी डिफरेंस बचेगा वो रोकड़ खाते चला जाएगा। तो कैसे जाएगा वो देखिए ज़रा। सबसे पहले तो रोकड़ खाता, तो ये देखिए अपने पास रोकड़ शेष पुराना पड़ा हुआ है, कितना है 1 लाख, उसको हम रोकड़ खाते में दर्शा देंगे पहले तो रोकड़ खाते में रोकड़ शेष दर्शाएंगे यहाँ पर 1 लाख, शेष आगे लाए 1 लाख, इसको दर्शा दिए। उसके बाद जो हमने वसूली खाता बनाया पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो वसूली खाते में देखिए यहाँ देखो रोकड़ खाता लिखा हुआ है, जो हमने दायित्व का भुगतान किया हो,
तो रोकड़ खाता दायित्व का भुगतान हुआ है, तो वसूली खाते में उधार है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ लाकर जमा करेंगे रोकड़ खाते में। तो यहाँ पर रोकड़ खाते में यहाँ जमा कर देंगे 6 लाख जो भुगतान किया। भुगतान यानी रोकड़ में जावक है तो जमा करेंगे हमेशा। उसके बाद वसूली खाते में देखिए रोकड़ खाता यहाँ पर, जहाँ भी रोकड़ खाता देखिए उसकी एंट्री रोकड़ खाते में लाना है। तो रोकड़ खाते जमा में कितना रुपया है, 7 लाख। क्या है, संपत्तियों की प्राप्ति है, तो यहाँ जमा है तो हम उधार कर लेंगे। तो उधार पक्ष में वसूली खाता लिख करके 7 लाख, तो ये जो प्राप्ति हुई है उसके बारे में 7 लाख ये दर्शा दिए। अब देखिए वसूली खाते में रोकड़ खाता में एक एंट्री थी, यहाँ उधार में जमा कर दिया, और यहाँ रोकड़ खाता एक एंट्री थी, उसको हमने उधार कर दिया। अब चलते हैं पूंजी खाते। पूंजी खाते में देखिए उधार पक्ष में रोकड़ खाता है, यहाँ पर कितना रुपया है, 2,40,000। तो इसको हम लाएंगे जो है इसको रोकड़ खाते में। तो रोकड़ खाते में यहाँ पर उधार है तो यहाँ जमा कर देंगे। ये किसके डिफरेंस है, ये है नरेश में, तो यहाँ लिखेंगे नरेश के पूंजी खाते। तो नरेश के पूंजी खाते हो गया, इसके अंदर कितनी रकम बताएंगे, यहाँ पर 2,40,000 2,40,000 ये रकम बता दिए। और उसके बाद पूंजी खाते के जमा पक्ष में रोकड़ खाता शेविल में 1,40,000 है, तो उधार में लाएंगे। तो यहाँ शेविल के पूंजी खाते 1,40,000 इस दर्शा दिए। और उसके बाद वसूली खाते में यहाँ पर एक रोकड़ खाता है, ये देखिए विसर्जन खर्च ये भी है, तो ये उधार में है, इसको जमा ले लेंगे। तो 1 लाख रुपया भुगतान है, तो विसर्जन खर्च 1 लाख। यहाँ हमने देना लिख दिया है, विसर्जन खर्च लिख दिया है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो खाली वसूली खाता लिखो, खाली आपको जानकारी के लिए लिख दिया गया है कि जो भी भुगतान होगा जमा करना है, जो भी प्राप्ति होगी आवक जिसको आवक के रूप में उधार करना है। और पूंजी खाते का जो बचेगा अंतर, उधार को जमा में, जमा को उधार में लिख देंगे। अब देखिए सारे खाते कंप्लीट हो गए। प्रारंभिक पक्ष के तलवट बाद पूंजी खाता कंप्लीट हो गया, वसूली खाता पूरा हो गया, और रोकड़ खाता कंप्लीट हो गया। अब रोकड़ खाते में आपका दोनों पक्ष का योग बराबर होना चाहिए, क्योंकि जब पेढ़ी बंद हो गई तो जितना हमने पेमेंट किया, तो जितनी प्राप्ति उतना पेमेंट कर दिया, तो कुछ बचने वाला इसमें नहीं है। नहीं, दोनों पक्ष का योग कैसा होना चाहिए, एक समान आ जाना चाहिए। तो यहाँ जोड़ेंगे 1 लाख है, 7 लाख है, और ये 1,40,000 है, 9,40,000 हो गया। तो उधार का योग हुआ 9,40,000। यहाँ शेष नहीं निकलना चाहिए। और यहाँ भी हम जोड़ेंगे 7 लाख, 6 लाख और 7 लाख हुआ, और 2,40,000 हुआ, तो इसको हम जोड़ेंगे तो हो गया 9,40,000। 9,40,000। और ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको ये बड़ा प्रश्न जो अगर आता है इस तरह से आपको करने का है। एक प्रश्न और देखते हैं इसमें, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में देखिए सबसे पहले यहाँ पर सवाल नंबर 8 में दिया है कि तारक भाई जेठालाल पोपटलाल ने 1/1/15 के दिन 5-3-2 में लाभांश बांटने की शर्त पर धंधा प्रारंभ करने के लिए पेढ़ी की स्थापना किया था। उस तारीख को पूंजी इनकी दी गई है 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। उन्होंने 31/12/16 के दिन पेढ़ी का विसर्जन किया 1 साल पूरा होकर के, और उस समय पेढ़ी की स्थिति इस प्रकार थी। अब यहाँ देखिए आपको बाकियाँ दिया हुआ खाली, तो हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इसके लिए जैसे ऊपर बनाए सवाल इसमें पक्की तिरपट हम तैयार कर लेंगे, आर्थिक चिट्ठा बना लेंगे। तो आर्थिक चिट्ठा बनाएंगे तो सबसे पहले हमको जो बाकियाँ दी हैं उसको हम बाकी अपने जो इसमें नोट कर लेंगे सब खाते बना करके। तो सबसे पहले देखिए तीनों साझेदारों की पूंजी दी गई है 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख। तो देखिए 31/12/16 को पेढ़ी बंद हुई, तो उस तारीख का आर्थिक चिट्ठा बना रहे हैं पूंजी खाता। तो यहाँ पूंजी खाता में तारक भाई 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख, और इस तरह तीनों की पूंजी मिला करके हो रहा है 10 लाख। 10 लाख इसको दर्शा दिए। उसके बाद अब हम बाकी लेते जाते हैं। यहाँ पे देखिए मकान 5 लाख, संपत्ति में लिख देंगे, ये रहा संपत्ति, मकान 5 लाख, संपत्ति 5 लाख मकान हो गया। और उसके बाद जो है तो मकान के बाद अगली एंट्री इसमें दिया हुआ है यंत्र 3 लाख, तो यंत्र में 3 लाख। फिर देखिए देनदार 4 लाख है, देनदार 4 लाख। फिर देनदार के बाद है लेनी हुंडी और स्टॉक
तो लेनी हुंडी इसमें दिया है 1 लाख, और स्टॉक यहाँ दिया है 2 लाख, स्टॉक 2 लाख दिया है। उसके बाद आता है रोकड़ शेष, तो रोकड़ शेष यहाँ 1 लाख दिया हुआ है, तो 1 लाख रोकड़ शेष हो गया, 1 लाख। और उसके बाद है लाभानी खाते की उधार बाकी यानी संपत्ति में 1 लाख, तो लाभानी खाता यहाँ पर 1 लाख। तो इस तरह से सारी एंट्री हो गई। अब उसके बाद यहाँ बाकी दायित्व पक्ष की, तो देखिए यहाँ पर देनी हुंडी है और लेनदार है, तो लेनदार है 6 लाख और देनी हुंडी है 1 लाख, 6 लाख दायित्व के रूप में और 1 लाख, ये सारी एंट्री हो गई। तो यहाँ देखिए 10 से 16 17 लाख हुआ दायित्व पक्ष का योग, और संपत्ति पक्ष का योग हो जाएगा 5 3 8 4 12 1 13 2 15 16 17 लाख, 17 लाख दोनों का हो गया टोटल। और उसके बाद अब वसूली खाता, तो वसूली खाता बनाएंगे, तो वसूली खाता में सबसे पहले हम संपत्ति खाता बंद करेंगे। तो संपत्ति खाता बंद करेंगे तो देखिए यहाँ संपत्ति दिया है मकान, यंत्र, देनदार, लेनी हुंडी, स्टॉक, रोकड़ के अलावा संपत्तियाँ बंद करनी होती है लिख देंगे। तो अब देखिए वसूली खाते के उधार में सारी संपत्तियाँ आ जाएंगी, तो मकान है 5 लाख, और यंत्र है 3 लाख, और देनदार है 4 लाख देनदार है, लेनी हुंडी है 1 लाख, और स्टॉक है कितना 2 लाख। तो इस तरह से हमने सारी बाकियाँ संपत्ति की जो है उसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया इसके अंदर, और 5 3 8 4 12 1 13 2 15, तो कुल हो रहा है 15 लाख। तो 15 लाख संपत्ति को हम वसूली खाते के उधार में ला करके बंद कर दिए, ये हो गया। अब दूसरा काम हम दायित्व देखेंगे, तो दायित्व यहाँ पर देखिए लेनदार देनी हुंडी 2 है, तो इसको हम क्या करेंगे वसूली खाते में जमा पक्ष में बंद करेंगे। तो देखिए फुटकर दायित्व खाते लिख दिए, लेनदार है 6 लाख, लेनदार 6 लाख हो गया, और उसके बाद है देनी हुंडी 1 लाख, देनी हुंडी 1 लाख, और इनको जोड़ेंगे तो इसका दायित्व हो रहा है 7 लाख। तो पहला काम तो आपको क्या करना है, संपत्ति और दायित्व खाते बंद कर देना है। अब क्या बचा है यहाँ, ये देखिए रोकड़ शेष बचा, तो रोकड़ खाते में उधार कर देंगे 1 लाख, तो रोकड़ खाते के उधार पक्ष में शेष आगे लाए 1 लाख यहाँ पर लिख दिए। और दूसरा बचा यहाँ पर दायित्व में पूंजी 5 3 2, तो उसको हम पूंजी खाते में दर्शा देंगे। तो पूंजी खाता हमने यहाँ पर शेष लाए आगे लाए, यहाँ बता देंगे 5 लाख 3 लाख 2,000, 2 लाख और 2 लाख, तीनों की पूंजी दर्शा दिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको एक और बाकी दिया हुआ है, ये लाभानी की उधार बाकी 1 लाख, तो इसको हम बांट देंगे। तो उधार पक्ष में बांटेंगे 50 30 20, 50,000 30,000 और 20,000, इसको हमने ये दर्शा दिया। और अब उसके बाद हम आगे इसमें सारी बाकियाँ हमने जो पक्की तलपट में दर्शाए थे, ये सारी बाकियाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब उसके बाद प्राप्ति और भुगतान देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे शर्त के अनुसार कि पेढ़ी की हानि करती होने से पेढ़ी का विसर्जन करने निश्चित किया गया। 1, तारक भाई ने मकान 20% अधिक कीमत पर ले जाते हैं। अब देखिए मकान का निपटारा कौन कर रहा है, साझेदार, तो साझेदार मकान संपत्ति निपटारा कहाँ होगा, जमा पक्ष में होगा। तो 20% अधिक कीमत पर ले जाते हैं, उसके सामने लेनदारों को चुकाना स्वीकार किया। तो यहाँ पर तारक भाई हैं इसके अंदर ले जाने वाले, तो यहाँ हमने देखिए जमा पक्ष में तारक भाई के पूंजी खाते मकान, अब इन्होंने मकान 20% अधिक कीमत पे ले जाने का स्वीकार किया। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो है जमा पक्ष में लिख सकते हैं इसके अंदर। तो मकान खाते 6 लाख हो जाएगा यहाँ पर। तो मकान यहाँ जैसे दिया है 5 लाख, 20% करेंगे तो 1 लाख बढ़ जाएगा, तो 6 लाख। तो मकान के निपटारा कितने में हुआ, 6 लाख में। साझेदार के अगर करता है स्वीकार तो उसकी पूंजी खाते, नहीं तो रोकड़ खाते,
तो यहाँ रोकड़ खाता तो है नहीं, तो तारक भाई के पूंजी खाते, और उसके सामने उन्होंने जो है लेनदारों को स्वीकार किया। तो लेनदार कितने हैं? 6 लाख। तो लेनदार को तारक ने स्वीकार किया, तो लेनदार का निपटारा कहाँ करेंगे हम? उधार में। तो यहाँ पर हो गया 6 लाख, 6 लाख ये हो गया। उसके बाद आता है अगला, स्वीकार किया। फिर जेठा भाई ने 10% कीमत पर यंत्र और 10% कम कीमत पर यंत्र और 10% अधिक कीमत पर स्टॉक ले जाते हैं। उन्होंने देनी हुंडी चुकाने का स्वीकार किया। तो 2 संपत्ति इनके हाथ में है, एक तो यंत्र और स्टॉक। यंत्र जो है 10% कम कीमत से और स्टॉक जो है 10% अधिक कीमत से। तो पहले संपत्ति का निपटारा कर लेते हैं। तो देखिए जेठालाल के पूंजी खाते संपत्ति है, तो यहाँ पर स्टॉक, तो स्टॉक का निपटारा करेंगे तो यहाँ पर 10% अधिक कीमत तो 2,20,000 हो गया, और उसके बाद यंत्र 10% कम कीमत से तो 2,70,000 हो गया। दोनों को जोड़ेंगे इसके अंदर तो इसको आएगा 4,90,000 हुआ दोनों को। तो इस तरह से जेठालाल के पूंजी खाते हम लिखेंगे 4,90,000 दोनों को मिला करके, ये दोनों का निपटारा हो गया। और उसके सामने उन्होंने देनी हुंडी स्वीकार किया या देनी हुंडी का भुगतान करना निश्चित किया। तो देनी हुंडी का भुगतान करेंगे यहाँ पर। तो देनी हुंडी देखिए यहाँ पर 1 लाख है, तो 1 लाख है, तो यहाँ पर इसका निपटारा जो है दायित्व का उधार में होगा। तो जेठालाल के पूंजी खाते 1 लाख, ये देनी हुंडी का ये निपटारा हो गया। फिर इसके बाद इसमें दिया है कि पोपटलाल ने 20% कम कीमत से देनदार लेना कबूल किया। अब एक संपत्ति का निपटारा हो रहा है, तो जमा पक्ष में जाएगा साझेदार के पूंजी यानी पोपटलाल के पूंजी खाते 20% कम कीमत पर। तो यहाँ पर पोपटलाल के पूंजी खाते देनदार, तो 20% कम कीमत 4 लाख है, तो हो जाएगा 3,20,000। तो देनदार यहाँ पर 3,20,000 में 3,20,000। फिर उसके बाद आता है अगला, यहाँ पर लेनी हुंडी कीमत बिना की बनी, कुछ भी मिले ऐसा नहीं है। तो देखिए ये मकान हो गया, यंत्र हो गया, देनदार हो गया, लेनी हुंडी बाकी है, तो सब कुछ मिलने वाला नहीं है, तो इसका निपटारा करने की जरूरत नहीं है। और स्टॉक का भी निपटारा हो गया, तो सारी संपत्तियों का निपटारा हो गया। दायित्व में देखिए लेनदार का हो गया, देनी हुंडी का हो गया, तो उसका भुगतान भी हो गया सब। अब उसके अलावा संपत्ति बचे तो फिर उसका भुगतान यहाँ प्राप्ति बताना पड़ता है। फिर सरकारी कर भरना बाकी है 80,000। अब 80,000 सरकारी कर भरना है, तो रोकड़ में है, तो रोकड़ का भुगतान उधार पक्ष में होगा। तो उधार पक्ष में हम यहाँ लिख देंगे रोकड़ खाते भुगतान कर सरकारी कर। तो सरकारी कर कितना है? 80,000। ये देखिए यहाँ भुगतान कर दिया 80,000। और उसके बाद यहाँ दिया है पीढ़ी का विसर्जन खर्च 30,000 हुआ। तो विसर्जन खर्च 30,000 हुआ, इसका भी भुगतान होगा। तो भुगतान को यहाँ पर 30,000 विसर्जन खर्च, और दोनों मिला के रोकड़ भुगतान कितना होगा? 1,10,000। 1,10,000। तो इस तरह से ये भुगतान हो गया। और अब यहाँ पर सारी एंट्री हो गई, तो अब इसका हम टोटल करेंगे, तो कुल योग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इसके अंदर कि उधार पक्ष का योग यहाँ ज़्यादा लग रहा है। इसके अंदर 15 लाख है, 6 लाख है, 21 और 22 और 23,10,000 हो रहा है। 23,10,000 उसको लाएंगे जमा पक्ष में 23,10,000। और उसके बाद इसमें से अंतर निकाल लेंगे 7 लाख 6 13 4 90 और 3 20, तो अंतर बचेगा 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपया इसमें हानि हुई, क्योंकि उधार शेष है, उधार ज़्यादा है इसलिए हानि हुई। और इसको तीनों में बांट देंगे 5:3:2 में, तो 1 लाख हुआ। 1 लाख इसको मिलेगा तारक भाई 60,000 और इसको मिलेगा 40,000। ये हानि तीनों साझेदारों बांट दिया। अब ये हानि को हम कहाँ दर्शाएंगे? पूंजी खाते के उधार पक्ष में। तो पूंजी खाते के उधार पक्ष में यहाँ दर्शा देंगे वसूली खाते जो हानि हुई है वो। तो वसूली खाते हानि में तीनों साझेदारों में तो 1 लाख, यहाँ पर वसूली खाते हानि में 1,60,000 और 40,000 हानि दर्शा दिए। अब उसके बाद इसको देखते हैं वसूली खाते में। देखिए अब वसूली खाते में तारक भाई के पूंजी खाते यहाँ लिखा हुआ है, लेनदार उधार पक्ष में है 6 लाख रुपए से है, इसको हम पूंजी खाते ले जाएंगे।
तो पूंजी खाते में यहाँ पर जो है दर्शाएंगे रकम इसकी तारक भाई की। तो तारक भाई की यहाँ पर कितनी रकम यहाँ दिया है, तारक भाई लेनदार है 6 लाख रुपए है तारक भाई के पूंजी खाते। तो यहाँ 6 लाख रुपये हम दर्शाएंगे, वहाँ उधार तो यहाँ जमा करेंगे। तो यहाँ वसूली खाते और लेनदार, तो वसूली खाते लेनदार कौन चुकाया, तारक। तो तारक में कितना बताएंगे, 6 लाख, 6 लाख। फिर उसके बाद देखते हैं इसके अंदर से, फिर यहाँ पे देखिए जेठालाल उधार पक्ष में है, देनी हुंडी 1 लाख। तो इसको मतलब वहाँ जमा करेंगे ले जा करके। तो जमा पक्ष में वसूली खाते, देनी हुंडी, और देनी हुंडी किस में बताना है, जेठालाल में। तो 1 लाख। साझेदार ने जो क्या किया वो सब लिखेंगे बराबर। ये 2 हो गया। फिर यहाँ 2 साझेदार, यहाँ देखिए तारक भाई यहाँ पर वसूली खाते में क्या है, जमा है मकान, तो उधार कर देंगे इसको। तो यहाँ पर पूंजी खाते उधार में, यहाँ पर वसूली खाते मकान, और तारक भाई में लिख देंगे 6 लाख, 6 लाख। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा है तारक भाई का जेठालाल। तो जेठालाल में हमने दोनों रकम साथ में लिख दिया है, स्टॉक और यंत्र मिला करके कितना था ये, 4,90,000। तो इसको हम यहाँ सीधा दर्शा देंगे जमा में से उधार में। तो वसूली खाते, तो यहाँ पर वसूली खाते स्टॉक और यंत्र दोनों मिला करके, तो जेठालाल में हो जाएगा 4,90,000, 4,90,000। फिर यहाँ पर क्या बचा, जेठालाल के बाद पोपटलाल के पूंजी खाते, जमा पक्ष में है देनदार 3,20,000। इसको हम उधार में ले आएंगे। तो उधार में वसूली खाते देनदार, तो देनदार किस में बताना है, पोपटलाल में बताना है देनदार 3,20,000, 3,20,000। तो इस तरह से आप देख रहे हैं इसके अंदर कि तारक भाई यहाँ पर उधार थे तो हमने जमा कर दिया, जेठालाल को जमा कर दिया। फिर यहाँ तारक भाई जमा थे तो उधार कर दिए, जेठालाल उधार हो गए, सारे साझेदार कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद लेते हैं रोकड़ एंट्री। तो रोकड़ में देखिए यहाँ रोकड़ का भुगतान हुआ है, तो हम जमा करेंगे रोकड़ में, क्योंकि यहाँ उधार है। तो ये भुगतान कितना है, 1,10,000। तो वसूली खाते, तो यहाँ पर देखिए वसूली खाते, यहाँ हमने क्वेश्चन लिख भी दिया है, कर और विसर्जन खर्च दोनों को मिला करके होता है 1,10,000, 1,10,000। और उसके बाद जो है दूसरा यहाँ पर जमा पक्ष में तो कोई रोकड़ प्राप्ति हुई नहीं है, रोकड़, तो इसलिए फिर यहाँ पर कोई इसमें आएगा ही नहीं। अब चलते हैं यहाँ पूंजी खाते में। पूंजी खाते में सारी एंट्री हो गई इसके अंदर। अब इसका टोटल कर लेते हैं। तो टोटल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर तारक भाई, देखिए तारक भाई का यहाँ पर 5 और 6 11 लाख हो रहा है, यानी ये ज़्यादा है। तो इसका टोटल करेंगे यहाँ पर 11 लाख, 11 लाख, और उधार में लिखेंगे 11 लाख। और फिर इसमें अंतर निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 50,000 है, 6 लाख है और 1 लाख, घटाएंगे तो बचेगा 3,50,000, 3,50,000। रोकड़ खाते इसको ले जाएंगे क्योंकि पेड़ी बंद हो रही है। और उसी तरह से अब देखते हैं इसके अंदर जेठालाल। तो जेठालाल में देखिए ये ज़्यादा है, 30,000, 490 और 60,000। तो ये हो रहा है मिला करके इसका 5,80,000 हो रहा है, 5,80,000। और उसको हम यहाँ लिखेंगे जमा पक्ष में 5,80,000, और उसमें से माइनस करेंगे 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख हुआ, बचेगा 1,80,000, 1,80,000। फिर देखिए पोपटलाल का भी ये ज़्यादा है, 20,000, 3,20,000 और 40,000 हो रहा, 3,80,000, 3,80,000। और उसको भी हम जमा पक्ष में लाएंगे 3,80,000, और उसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंस बचेगा। यहाँ पर 2 लाख है तो वो 1,80,000, 80,000। तो देखिए यहाँ पर रोकड़ खाते, यहाँ जमा में रोकड़ खाते जेठालाल और पोपट है लाल है, तो उधार कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जेठालाल के पूंजी खाते कितना रोकड़ आया था, 1,80,000, और पोपट लाल में कितना आया था, 1,80,000, उसको यहाँ ले लिए। और उसके बाद इस तरफ में उधार पक्ष में रोकड़ खाते तारक है, तो तारक के पूंजी खाते हैं 350 है, तो इसको हम यहाँ पर लाकर जमा कर देंगे 350 रोकड़ में।
3,50,000, ये 3,50,000। अब इसमें सारी एंट्री हो गई है, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर 1,00,000, 1,80,000 और 1,80,000 हो गया 4,60,000, 4,60,000। और यहाँ भी देखिए 1,10 और 3,50, 4,60,000। ये निपटारा कंप्लीट हो गया इसके अंदर। और क्रम हमने थोड़ा यहाँ पर जगह कम थी तो यहाँ हमने रोकड़ खाता बना लिया है। आप वसूली खाता, पूंजी खाता, फिर रोकड़ खाता, इस तरह से क्रम बना सकते हैं। और खाते आगे पीछे में कोई तकलीफ नहीं, मतलब खाते तो सबको बनाना ही है, तो हमने क्रम में थोड़ा रोकड़ खाता पहले बना दिया है, इसको बाद में बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रश्न भी ये कंप्लीट होता है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आता है, ये प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में आप देखेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर आपको बीनल, धर्मिष्ठा, महेश 4-3-2 में साझेदार हैं और उनकी पीढ़ी का विसर्जन 30/9/16 को किया गया। पक्की तलपट आपको पहले से दी गई है, तो पक्की तलपट दी है तो हमारा काम आसान हो गया। हम सबसे पहले इसकी बाकी नोट कर देंगे। तो पक्की तलपट इसमें दिया हुआ है, तो वसूली खाते में पहले तो हम संपत्तियाँ, फुटकर संपत्तियाँ 1480, तो यहाँ पर हम वसूली खाते में फुटकर संपत्ति यहाँ लिख देंगे। उधार पक्ष में बंद करते हैं इसको हम, तो फुटकर संपत्ति खाते हैं, फुटकर संपत्तियाँ। और फुटकर संपत्तियाँ इसमें दिया है 14,80,000, 14,80,000, इसको बंद कर दिए। और उसके बाद देखिए रोकड़ सिलक 20,000 दिया है, तो इसको हम रोकड़ खाते में लिख देंगे। तो रोकड़ खाते के उधार में शेष आगे लाए 20,000 यहाँ दर्शा दिए। और उसके बाद यहाँ पर पूंजी तीनों साझेदारों की है, बीनल, धर्मिष्ठा, महेश 480, 360 और 240, तो ये पूंजी लिख देंगे तीनों साझेदारों की यहाँ पर। तो शेष आगे लाए, इसके अंदर जमा पक्ष में यहाँ पर शेष आगे लाए। शेष आगे लाए 480, 3,60,000 और 2,40,000, इस तरह इसको दर्शा दिए। और उसके बाद अब इसमें आपको दिया हुआ है लेनदार, तो लेनदार को तो हम कहाँ पर ले जाएंगे, वसूली खाते के जमा पक्ष में। तो वसूली खाता के जमा पक्ष में लेनदार खाता यहाँ लिख देंगे, क्योंकि इसको बंद करेंगे यहाँ पर लेनदार खाता दायित्व में, जमा पक्ष में लेनदार। तो लेनदार खाता बंद हो जाएगा 4,20,000, दायित्व खाता बंद हो गया। और उसके बाद देखिए अब हमने इसमें सारी एंट्री इसमें ले ली है हम। और अब उसके बाद सब एंट्री लेने के बाद अगला इसमें स्टेप आता है, तो इसमें देखेंगे आपकी फुटकर संपत्तियों के 13,90,000 मिले। तो अपनी जो संपत्ति हमने दर्शाए थे यहाँ पर 14,80,000, तो उसकी प्राप्ति कितनी हो रही है 13,90, तो उसको हमने उधार किया है। तो जमा पक्ष में यहाँ पर इसकी प्राप्ति बताएंगे रोकड़ खाते, रोकड़ खाते, रोकड़ खाते प्राप्ति, संपत्तियों की प्राप्ति हो रही है। प्राप्ति कितनी हो रही है इसमें 13,90,000, 13,90,000 यहाँ प्राप्ति बता दिए। और उसके बाद जो है दूसरा इसमें दिया हुआ है, लेनदारों को 3,70,000 में हिसाब चुका दिया। तो लेनदार अपने पास 420 थे, उनको 370 चुका दिया, तो चुकाएंगे कहाँ पर, उधार में। तो रोकड़ खाते भुगतान, रोकड़ खाते भुगतान, चाहे तो आप लेनदार लिख सकते हैं इसके अंदर। तो लेनदार है 3,70,000, 3,70,000 यहाँ लिखना लिख सकते हैं लेनदार। तो लेनदार का भुगतान हो गया इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर दिया है विसर्जन खर्च 20,000 और नहीं लिखा टैक्स 30,000 चुकाए, तो इसको भी चुकाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे रोकड़ खाते, रोकड़ खाते यहाँ पर पेमेंट करेंगे इसके अंदर। तो विसर्जन खर्च 20,000, विसर्जन खर्च 20,000
और उसके बाद है टैक्स कर बेरा, तो टैक्स कितना रुपया है 30,000, और दोनों मिला करके हो गया 50,000। तो दूसरा भुगतान भी हो गया और वो कंप्लीट हो गया, इसके अंदर सारी एंट्री हो गई। अब टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल हो रहा है, आप देखेंगे तो इसका 19 लाख हो रहा है, इधर ज़्यादा है 19 लाख, और इसको टोटल यहाँ ले आएंगे 19 लाख। 19 लाख यहाँ लिख करके उसमें से माइनस करेंगे 4 20 और 13 90, इनको दोनों को माइनस करेंगे तो बचेगा 90,000। तो जो 90,000 बचेगा ये डिफरेंस या हानि कही जाएगी। तो यहाँ पर हानि, और इसको हम पूंजी खाते ले जाते हैं। तो हानि में इसके अंदर 3 साझेदार हैं, बिनल, धर्मिष्ठा, महेश। तीनों का नाम हो जाएगा बिनल, धर्मिष्ठा और महेश, तीनों साझेदार है। और तीनों साझेदारों का यहाँ पर 40 30 20 बांटेंगे तो 40,000, 30,000 और 20,000, ये तीनों को बांट दिया यहाँ पर। और बांटने के बाद अब तीनों को यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ तीनों को बांटेंगे तो ये हानि है तो उधार पक्ष में आएगा। यहाँ पर वसूली खाता जो हमने बांटा हानि, वो तो वसूली खाते हानि बांटे तो 40,000, 30,000 और 20,000, ये तीनों साझेदारों में इसको हानि को यहाँ पर दर्शा दिए। और अब ये खाता हमारा कंप्लीट हो गया। और उसके बाद अब बाकी की एंट्री देखते हैं इसमें। अब रोकड़ पूंजी खाते में शेष हो गया और ये हानि हो गई। उसके बाद अब कंप्लीट हो गया तो इसको बंद कर देते हैं। अब तो इसको बंद करेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पर टोटल हो रहा है इसका 4,80,000, क्योंकि और कोई रकम नहीं है तो जो रकम वही बता देंगे 4,80,000। और इसका हो गया 3,60,000, 3,60,000, और यहाँ हो गया 2,40,000। और इसको ले लेंगे हम उधार पक्ष में 4,80,000, 3,60,000 और बचेगा इधर 2,40,000। और इस तरह से इसका टोटल में ले लिए। अब यहाँ पर जो अंतर बचेगा वो सब कहाँ जाएगा, वो रोकड़ खाते जाएगा। यहाँ पर रोकड़ खाते डिफरेंस निकालेंगे, 40,000 घटेगा तो 4,40,000 बचेगा इधर, 4,40,000। यहाँ बचेगा 3,30,000, 3,30,000, और यहाँ 20,000 घटेगा तो बचेगा 2,20,000, 2,20,000। ये अंतर आ गया। तो ये सब रोकड़ खाते में आएगा। तो ये रोकड़ खाते में इसको हम दर्शा देंगे। तो देखिए सीधा इसको यहाँ ले लेते हैं, यहाँ से इसका होगा 4,40,000, 4,40,000 और 3,30,000 और 2,20,000, 2,20,000। और अब तीनों का यहाँ पर टोटल कर देंगे तो ये अंतर आपको यहाँ पर टोटल करके बता देना रोकड़ खाते में। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों की पूंजी, तीनों साझेदारों की, इसको टोटल कर बाहर कर देंगे। अब इसमें दूसरा क्या बचा है इसमें, अब यहाँ पर देखिए शेष आगे लाए। उसके बाद वसूली खाता जो हमने बनाया, तो वसूली खाते में हमने रोकड़ खाता देखिए लिखा है, ये रहा लेनदार 3,70,000 उधार में है तो जमा पक्ष में वसूली खाते से लेनदार, तो लेनदार की रकम लिख देंगे यहाँ पर 3,70,000, 3,70,000। और उसके बाद यहीं पर है विसर्जन खर्च, तो यहाँ पर देखिए विसर्जन 20,000, और यहीं पर है टैक्स 30,000। इस तरह से ये तीनों माहिती यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके अंदर। और उसके बाद इनको जोड़ के बाहर लिख सकते हैं, चाहे सीधा बाहर लिख सकते हैं आप, दोनों को हो सकता है इस तरह से। और इस तरफ देखिए रोकड़ खाता प्राप्ति में खाली कितना है, 13,90,000 है। तो 13,90,000 है, तो फिर इसको हम यहाँ देखेंगे फुटकर संपत्तियों का जो मिला हो, तो उधार में 13,90,000 ये हो गया। और उसके बाद अब इसका ये हमने अंदर लिख दिया, इसको जोड़ के बाहर कर देते हैं। तो इसको जोड़ के बाहर करेंगे तो 9,90,000 इसका हो गया, तीनों का मिला के 9,90,000। और आप देखेंगे इसके अंदर कि दोनों पक्ष का कम्प्लीट हो गया। इसके अंदर दोनों का योग करेंगे तो इसका हो रहा है 13 और 20,000 दिया है, 14,10,000 हो रहा है। इसका टोटल हो रहा है 14,10,000। और इसका टोटल करेंगे
तो इसका टोटल भी 2 4 20 है और 9 90 है। इनका 4 20 इतना हो रहा है, इसका 9 90 हो रहा है, तो 14,10,000। तो इस तरह से आपका ये पूरा प्रश्न कंप्लीट हो गया। और इसके बाद एक लास्ट प्रश्न ले लेते हैं, और उस प्रश्न में आप देखिए प्रश्न नंबर है 10। तो 10वें प्रश्न में आपको ये भी बता देते हैं, इसके अंदर पहले तो सत्यम शिवम सुंदरम का यहाँ पर जो है अनुपात है, तो यहाँ हर समान करेंगे तो यहाँ पर 3 2 1 हो जाएगा। ये 3:2:1 इस तरह का इसका अनुपात बनेगा, रेशियो बनेगा हर समान करने पर। और उसके बाद पीढ़ी का 31 12 16 के दिन की पक्की तलपट यहाँ दी गई है। तो सबसे पहले तो हम खाते बंद कर देंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर संपत्तियों में इसकी ले लेंगे, सब में ज़मीन मकान है 2,50,000। तो अब इस तरह से कोई क्रम से बंद कर देंगे इसके अंदर से। तो यहाँ पर ज़मीन मकान 2,50,000 यहाँ लिखते जाते हैं। सारी संपत्तियों को एक साथ बंद कर देंगे, 2,50,000। मशीनरी है 1,50,000। उसके बाद है मशीनरी के बाद है विनियोग 1,00,000। पेटेंट यहाँ पर दिया है 5,000। पेटेंट 5,000। ख्याति है 25,000। ख्याति 25,000 है। देनदार है 30,000 और स्टॉक दिया है 15,000। टोटल संपत्ति जोड़ेंगे इसकी 5,75 हुआ, 5,75,000 बाहर कर दिए। और उसके बाद दायित्व पक्ष में अनामत और प्रावधान ले लेते हैं। इसमें एक विनियोग वृद्धि कमी दिया है, तो विनियोग वृद्धि कमी फंड दिया है 50,000 और एक डूबत ऋण अनामत का प्रावधान दिया है 5,000 और इनको जोड़ेंगे तो दोनों हो गया 55,000 बाहर। इस तरह से हो गया। और उसके बाद अब यहाँ पर पूंजी खाते में पूंजी लिख देते हैं। तो यहाँ पर शेष आगे लाए, तो इसके अंदर चालू खाता पूंजी खाता दोनों दिया है। तो पहले हम स्थिर पूंजी खाता देखते हैं। तो स्थिर पूंजी खाते में 50,000 50,000 50,000 तीनों की पूंजी यहाँ दी गई है। तो शेष आगे लाए 50,000 50,000 और 50,000 तीनों की पूंजी लिख दी है इसके अंदर। और उसके बाद यहाँ पर चालू खाता दिया है, तो चालू खाता भी हमने बना लिया। तो चालू खाता में शेष आगे लाए सत्यम का 5,000 है और इसका है 10,000 और उधार शेष में जो है इसका दिया है सुंदरम। तो सुंदरम तो यहाँ दिया नहीं है इसके अंदर, तो उसको नहीं लिख रहे हैं इसके अंदर। इस तरह चालू खाते में खाली इतने यहाँ डैश कर दिए इसके अंदर। अब ये सारी एंट्री हो गई इसके अंदर। और रोकड़ शेष, तो रोकड़ खाता बनाएंगे तो रोकड़ में शेष आगे लाए, यहाँ दिया है 5,000। रोकड़ शेष हो गया 5,000। और अब इसका जो है प्राप्ति भुगतान का निपटारा करेंगे इसके अंदर। तो आप देखिए इसके अंदर ये हमने चालू खाता का शेष और ये सभी इसके अंदर दायित्व, एक दायित्व इसमें बाकी है भी इसके अंदर फुटकर देना में। प्रोविडेंट फंड बाकी रह गया है, तो प्रोविडेंट फंड है इसमें 1,00,000। प्रोविडेंट फंड 1,00,000 और लेनदार इसमें दिया है 2,00,000, दोनों मिला के 3,00,000। इस तरह से अनामत और दायित्व जो भी है पूरा हो गया। और अब समायोजन देते हैं इसके अंदर। पहला समायोजन, जमीन मकान के 4,00,000, मशीनरी के 1,00,000, विनियोग के 50,000 और स्टॉक को 5,000 में बेचा। तो आपको यहाँ प्राप्ति दे दिया है, तो प्राप्ति यहाँ लिख देते हैं हम इसके अंदर। रोकड़ खाते प्राप्ति जितने में बेचा उसकी कीमत लगेंगे। जमीन मकान 4,00,000 में बेचा गया 4,00,000 और मशीनरी बेचा गया 1,00,000 में 1,00,000 में और विनियोग को बेचा गया 50,000 में 50,000 और उसके बाद है स्टॉक 5,000 में स्टॉक और देनदार 15,000 में। इनका निपटारा हो गया तो टोटल करेंगे तो 5,70,000 हो रहा है इसका। 5,70,000 में इसका निपटारा हो गया, इसका बिक्री हो गई इसके अंदर। तो देखिए इसके अंदर सारी एंट्री हो गई, खाली ख्याति और पेटेंट तो यहाँ पर है। तो ये अवास्तविक संपत्ति है, अगर भुगतान नहीं हुआ तो यहाँ पर बताने की ज़रूरत आपको नहीं है। अगर वास्तविक संपत्ति है तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा उतनी कीमत से प्राप्ति हुई ऐसा करके। और उसके बाद यहाँ पर आपको दिया है अतिरिक्त जानकारी भी दिया है इसमें
कि लेनदारों में से 15,000 के देनदारों में से 15 देनदार के पास रकम मिली और बाकी अपेक्षित होगा तो हो गया, दर्शा दिया। लेनदारों में से 10% के लेनदार बही में नहीं लिखे विनियोग, यानी ऐसा विनियोग दे रहे हैं उनको जो बही में लिखा नहीं गया है 10,000 का, उसको दे रहे हैं और बाकी जो बचेगा उसको रोकड़ चुकाया जाएगा और बाकी के लेनदारों को 10% रकम बट्टा से चुका दिया। अब ये जो समायोजन है ये गणना के रूप में आपको खास ध्यान रखना है। तो लेनदारों में से 10%, तो देखिए यहाँ पर गणना यहाँ पर देख लीजिए, इसके अंदर दिया हुआ है, इसमें देखेंगे आप लेनदार, तो कुल लेनदार है 2 लाख, 2 लाख का 10% और 90%, 2 भाग कर लिया तो 20,000 हुआ और 1,80 हुआ। अब इसमें जो 20,000 10% के देनदारों को 10,000 का विनियोग दिया जा रहा है तो 10,000 का विनियोग दे देंगे और बाकी को रोकड़, तो बाकी कितने बचे 10,000, तो 10,000 रोकड़ दे देंगे। दूसरा जो 90,000 के हैं वो बचे 1,80, उनको 10% बट्टे से भुगतान कर दिया, तो 10% बट्टा नहीं 18,000, तो कितना भुगतान किया उनको 1,62,000 रोकड़ भुगतान किया। इस तरह से लेनदारों को रोकड़ भुगतान कितना हुआ 10,000 ये और 1,62,000 ये, तो कुल मिला के कितना भुगतान किया 1,72,000 का भुगतान हुआ। तो आपको रोकड़ जानना है और 1,72,000, तो देखिए यहाँ पर भुगतान करेंगे तो इसमें लेनदार, तो यहाँ पर हमने लिखा है रोकड़ खाते भुगतान, तो रोकड़ खाते भुगतान में लेनदार दोनों मिलाकर के कितना हुआ 1,72,000 ये भुगतान हो गया। और बाकी के बारे में यहाँ पर बही में नहीं लिखे अरिहंत स्टेशनरी मार्ट के 6,000 स्टेशनरी चुकाने पड़े और ख्याति और पेटेंट की कोई रकम नहीं मिलेगी और शिवम को विसर्जन की कार्रवाई के बदले 15,000 पारिश्रमिक देने का निश्चय किया गया। वास्तव में विसर्जन खर्च रुपया 6,000 शिवम ने चुकाया है। इतनी इसमें माहिती आपको एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रोविडेंट फंड के बारे में कुछ सूचना नहीं है, वास्तविक दायित्व है तो इसको लिख देंगे हम पूरा भुगतान। तो प्रोविडेंट फंड कितना बता देंगे, इसके अंदर हम जो रकम उसकी प्रोविडेंट फंड की यहाँ दर्शा देंगे भुगतान के रूप में। तो इसमें इसकी रकम है 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर प्राप्ति करके यहाँ पर प्रोविडेंट फंड 1 लाख ये पेमेंट हो जाएगा। और उसके बाद स्टेशनरी खर्च जो भुगतान करना अगर रह गया है 6,000, लेनदार का तो हिसाब हो गया। अब इसका टोटल करेंगे 2,78 हो रहा है, 2,78,000। और उसके बाद इसका पेमेंट हो गया। फिर उसके बाद आता है शिवम के क्योंकि चालू खाता बना है तो शिवम के चालू खाते उसका जो पारिश्रमिक है देने का है तो उसको लिख देंगे। तो कितना देने का निश्चय हुआ 15,000। तो यहाँ पर शिवम के चालू खाते यहाँ पर कितना बता देंगे 15,000 ये दर्शा दिए। और उसके बाद यहाँ पर अब देखेंगे तो उधार पक्ष में इसके 5,75,000, फिर 2,78,000 और ये 15,000 का ये भुगतान हो गया और कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर ये कम पड़ा है। अब इससे इधर देख लेते हैं, इधर हुआ 55,000, 3 लाख, 5,70,000, 9,25,000 हुआ, 9,25,000। और इसको लाएंगे इधर पे 9,25,000 और अंतर निकालेंगे तो जो अंतर आएगा यहाँ पर जमा ज़्यादा है तो लाभ आएगा 57,000 का अंतर आया 57,000। और इसको बांट देंगे पुराने पर 3-2-1 में तो ये बचेगा 28,500 सत्यम को, 28,500, 19,000 और 9,500। और इसको ले जाएंगे चालू खाते में। तो चालू खाते में लाभ हुआ है तो जमा पक्ष में यहाँ पर इसको दर्शा देंगे, चालू खाते वसूली खाते के नाम पर दर्शाएंगे इसको। तो यहाँ पर 28,500 और इसका हो गया 19,000, 19,000 इसका हो गया 9,500 ये दर्शा दिए। और उसके बाद अपने पुस्तक में जो है सामान्य नामत जो अभी लिखा नहीं तो सामान्य नामत को बांट देंगे जो उसमें दायित्व पक्ष में दिया है नहीं बांटा गया है। तो 30,000, 20,000 और 10,000, 30,000, 20,000 और 10,000 ये तीनों को अनामत को यहाँ वितरण कर दिया इसके अंदर। और उसके बाद ये देखिए शिवम के चालू खाते जो पारिश्रमिक 15,000 निश्चित हुआ है तो उसको यहाँ पर जमा में ले लेंगे। तो शिवम में 15,000 पारिश्रमिक बता देंगे और इधर का पूरा हो गया। और अब टोटल कर लेते हैं तो यहाँ देखिए सत्यम के टोटल करेंगे इसका तो 63,500 हो रहा है, 63,500
और शिवम का टोटल हो रहा है 64,000 और इसका हो रहा है 10,000 और 9,500 मिला के 19,500 और इसको यहाँ लाएंगे 63,500 और 64,000 और 19,500 और इसका अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, तो चालू खाता बना है तो इसका अंतर अंत में कहाँ जाएगा, पूंजी खाते जाएगा। इसका पूंजी खाते डिफरेंस जाएगा, तो पूंजी खाते में सत्यम में 63,500 और शिवम में 64,000 और उसके बाद सुंदरम में 19,500 और ये सारी बाकियाँ जो है हम लाएंगे यहाँ जो है इसके अंदर चालू खाते से पूंजी खाते में लाके जमा कर देंगे। तो पूंजी खाते के जमा में यहाँ पर 63,500, 63,500, 64,000 और उसके बाद यहाँ पर 19,500 और उसके बाद टोटल कर लेते हैं तो 1,13,500 हो गया। यहाँ पूंजी खाते का टोटल इसका 1,13,500, इसका हो गया 1,14,000 और इसका टोटल हुआ 69,500 और ये टोटल यहाँ ले लेंगे जमा पक्ष में 1,13,500, 1,14,000 और 69,500 और इसको रोकड़ खाते में अंतर बता देंगे तो वही रकम आएगी 1,13,500, 1,14,000 और 69,500 और इस तरह से ये जो रोकड़ खाते चला जाएगा तो रोकड़ खाते के जो है यहाँ जमा पक्ष में तीनों को दर्शा देंगे यहाँ पर। तो 1,13,500, 1,14 पूंजी खाते का जो अंतर आया वो और 69,500 और इस तरह कुल जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो गया 2,97,000 हो गया। और अब वसूली खाते में देख लेते हैं। वसूली खाते में रोकड़ खाता यहाँ पर जो दिया है उसकी रकम देख लेंगे तो इसके अंदर आपको रकम मिलेगी यहाँ पर प्राप्ति है, ये रोकड़ खाता प्राप्ति है 5,70,000 है। इसके अंदर यहाँ पर 5,70,000 है। तो आप इसमें सभी प्राप्ति को अलग भी बता सकते हैं और इकट्ठा बता सकते हैं आप। तो जैसे इसके अंदर हमने बताया है ये रकम यहाँ पर, तो जैसे ज़मीन मकान 4 लाख, 1,50,000, 5,000 और 15,000 और सब मिलाकर के प्राप्ति कितनी बता देंगे हम 5,70,000। और उसी तरह से वसूली खाते में ये भुगतान, तो ये जो भुगतान हमने यहाँ किया है उसको यहाँ हम जमा कर लेते हैं। तो भुगतान में लेनदार को कितना भुगतान किया, 1,72,000, 1,72 स्टेशनरी का भुगतान किया 6,000 और प्रोविडेंट फंड का भुगतान किया 1,00,000। तो इसको हम टोटल करेंगे यहाँ पर तो आएगा 2,78,000। तो इस तरह से कुल मिलाकर ये रोकड़ प्राप्ति 570 इसको हमने यहाँ पर देखिए उधार कर दिया और ये टोटल भुगतान 2,78 इसको हमने यहाँ पर जमा कर दिया है, इसके अंदर जमा कर दिया। तो इस तरह से आप चाहे तो इकट्ठा रकम लिखें और चाहे तो अलग अलग करके लिखते हैं। और इस तरह से सब एंट्री पूरी हो गई तो इसका टोटल करेंगे तो 5,000 और 5,70,000 यहाँ पर हो रहा है 5,75,000 और यहाँ पर आपको 2,78 और 2,97 दोनों को जोड़ेंगे तो वही आ गया टोटल 5,75,000। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने बड़े सवाल में भी स्वाध्याय के सभी सवाल समझा दिए हैं। आपको जहाँ आवश्यकता पड़े वहाँ आप देख करके समझ करके और अपने प्रश्न का निराकरण कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा अकाउंट स्टैंडर्ड का पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे अकाउंट पार्ट 2 के लिए और यहाँ आपका ये पार्ट 1 का अंतिम चैप्टर ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है और आप अच्छी तरह से तैयारी करें। धन्यवाद।